Hello students, welcome to Ed Avenue. This is Sabha and we're gonna continue the chapter Cell, the unit of life, and today's topic is prokaryotic and eukaryotic cell. तो चलो आज ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं सेल क्या होता है, सेल की थियोरीज और सेल के बहुत सारे डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस भी पढ़ चुके हैं। अब सेल के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था ना 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, उस टाइम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई भी सेल नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम जो गैसेस थे, जैसे कि वाटर के वेपर्स थे, अमोनिया था, मीथेन था, हाइड्रोजन गैस, ये सब लाइटर एलिमेंट्स से बने हुए गैसेस थे सिर्फ उस टाइम, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्हीं लाइटर गैसेस से कुछ सिंपल बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था, ठीक है। उन सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स से फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हुआ, जैसे कि अमाइनो एसिड से कुछ सिंपल प्रोटीन्स बना, कुछ मोनोसैकेराइड जो कि सिंपल बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, उनसे पॉलीसैकेराइड्स बनना शुरू हुआ, न्यूक्लिक एसिड बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स, थोड़े से कॉम्प्लेक्स बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, तो ये सब बनना शुरू हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे बहुत सारा म्यूटेशंस, बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बना था जिसमें कि आरएनए का फॉर्मेशन हो चुका था। आरएनए उसमें एंजाइम की तरह एक्ट भी करता था और आरएनए सेल्फ रेप्लिकेट भी कर लेता था, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्रोटोसेल, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्रोटोसेल, या इसी को ईओबायोंट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटोसेल था ना, ये दुनिया का फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ था, ठीक है। ये दुनिया का सबसे पहला साइन ऑफ लाइफ था। इससे पहले कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जिसमें लाइफ देखा गया हो, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस प्रोटोसेल में धीरे धीरे कुछ ट्रू एंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर आरएनए से डीएनए बना, फिर डीएनए को सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी मिली, ठीक है। तो इस तरह से आरएनए से डीएनए भी बन गया और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होना शुरू हो गया, ठीक है। और ये जो प्रोटोसेल था, इस स्ट्रक्चर के बाहर ना एक बायो मेम्ब्रेन बनना शुरू हुआ, लिपिड का बायो मेम्ब्रेन बनना शुरू हुआ था, ठीक है। और अंदर डीएनए भी प्रेजेंट था। ये जो स्ट्रक्चर प्रोटोसेल से चेंज होकर ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक प्रॉपर ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका था जहाँ एक मेम्ब्रेन भी है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे पहला प्रॉपर सेल था जिसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था बहुत सिंपल था, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस फीचर आ गया हो, इसमें एडवांस कैरेक्टर आ गया हो, ऐसा नहीं था, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक था। फिर इस प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स, जैसे कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये खुद से खाना बना नहीं सकता था, ठीक है। जो भी फूड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता था उससे ये खाना ऑब्टेन कर लेता था, खुद से खाना नहीं बनाता था, ऑटोट्रॉफ्स नहीं था। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स एडवांस नहीं थे, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिसका अपना अपना फंक्शन है। तो ऐसा कोई खास ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होता था, बहुत सिंपल था प्रोकैरियोटिक सेल। तो फिर इसी सेल में नीड के अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन था उस टाइम, जैसा एटमॉस्फेयर था उसके नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता गया और एक एडवांस सेल बन गया जिसका नाम था यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो चलो आज इसी चीज़ को डिटेल में पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स, फीचर्स को पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों के डिफरेंसेस को भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। पहले दोनों का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं
ऊपर ऊपर से डायग्राम समझ लेते कि उसमें क्या क्या होता है, ताकि फिर डिटेल में पढ़ने में समझ में आए। ठीक है, देखो आओ नाम को देखो थोड़ा। प्रोकैरियोटिक सेल, देखो प्रो का मीनिंग होता है बिफोर, ओके, बिफोर। और कैरियोटिक जो वर्ड है ये कैरियन वर्ड से डिराइव किया गया है। कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियन का क्या मीनिंग होता है? न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक, देखो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। देखो यूकैरियोटिक सेल वैसा सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मिलता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देखो। प्रोकैरियोटिक सेल का प्रो मीन्स बिफोर, ये एक ऐसा सेल है जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता है। तो क्या मिलता है? इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल न्यूक्लियस के पहले एग्जिस्ट किया करता था। तो देखो क्या एग्जिस्ट करता था न्यूक्लियस के पहले। अब थोड़ा थोड़ा दोनों का ओवरव्यू देखते हैं सेल का। देखो जैसे, देखो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, ओवरव्यू देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर में। ये प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अच्छा इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी होता है। ठीक है, ये क्या है? ये सेल वॉल है। और इस सेल वॉल के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होता है। अब देखो अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, वो डिफर करता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अंदर ये जो स्पेस है, यहाँ यहाँ साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक सेमी सॉलिड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। यहाँ भी यूकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है। ओके, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है। या तो वो डीएनए इस तरह से देखो, उलझे हुए धागे की तरह ऐसे 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 प्रेजेंट होता है या फिर वो कभी ऐसा भी होता है, ऐसे क्रोमोसोम के फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह से दिखाई देता है। तो जैसे मान लो, चलो यहाँ पे क्रोमोसोम्स के फॉर्म में दिखा देती हूँ। तो हमारा जो डीएनए है इस तरह क्रोमोसोम्स के फॉर्म में है, और एक ऑर्गेनेल के अंदर है, एक न्यूक्लियस है, मतलब एक ऑर्गेनेल है जो कि दो मेम्ब्रेन से बाउंड है। ऐसे ही डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में नहीं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसका जो डीएनए होता है ना, वो ऐसे ही सेल में स्कैटर्ड होता है, एक किसी रीजन में इस तरह से सेल में स्कैटर्ड होता है। और इसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है और एक ही होता है। और इस तरह से डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में लाई करता है। इसके अराउंड कोई भी इस तरह का न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जिस रीजन में, साइटोप्लाज्म के जिस रीजन में ये डीएनए प्रेजेंट होता है ना, सिर्फ इस रीजन का नाम हम लोग दे देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, देखो जैसे ये स्ट्रक्चर एक प्रॉपर ऑर्गेनल है, इसका नाम है न्यूक्लियस। इस सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई भी ऑर्गेनल नहीं है।
डायरेक्टली जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ही लाई करता है, इसीलिए इसका नाम न्यूक्लियोइड है। इस रीजन का नाम न्यूक्लियोइड है, ये कोई ऑर्गेनल नहीं, ठीक है। देखो न्यूक्लियोइड का ये जो ऑइड है ना, ओ आई डी ऑइड, इसका मतलब होता है लाइक। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में ये लग जाता है तो मतलब उसके जैसा, जैसे न्यूक्लियस के लास्ट में लगा है न्यूक्लियोइड, इसका मतलब न्यूक्लियस के जैसा, ठीक है। ये एक्चुअल ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल में और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये गोल्गी बॉडी, डिटेल में सारा स्ट्रक्चर बताऊंगी। गोल्गी बॉडी है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ गोल्गी बॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स होता है, क्लोरोप्लास्ट उसका एक टाइप है, यहाँ प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो तो होता क्या है, और भी बहुत सारे जैसे कि लाइजोसोम है, ये सब बहुत सारे स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ नहीं होता है, ठीक है। ये सारे जो है वो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ऐसे ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए, और ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं होता है, जैसे कि राइबोसोम है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर बनाती देखो, ऐसा राइबोसोम ऐसा होता है, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। तो राइबोसोम जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है वो यूकैरियोटिक सेल में भी है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, यहाँ पर ये चीज मिल जाएगा राइबोसोम, ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक और स्ट्रक्चर है इंक्लूजन बॉडीज। देखो इंक्लूजन बॉडीज कुछ नहीं होता है, कुछ ग्रैन्यूल्स होता है, कुछ सेल्स कुछ सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, जो कि डायरेक्टली ऐसे ही साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स बनाकर पड़े होते हैं। इन ग्रैन्यूल्स को कलेक्टिवली कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। सब कुछ डिटेल में एक बार फिर से बताऊंगी, सिर्फ ओवरव्यू है। ये इंक्लूजन बॉडीज में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो ये इंक्लूजन बॉडीज यहाँ पर मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, क्या डिफरेंस अभी तक हम लोग देख चुके हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर इसका डीएनए नहीं मिलता है, वो बस डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में लाई करता है। जिस रीजन में मिलता है उस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जो दो मेम्ब्रेन से बाउंड है और उसके अंदर डीएनए मिलता है, और इस ऑर्गेनल को न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी बॉडी है, प्लास्टिड है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, जैसे राइबोसोम है, इंक्लूजन बॉडीज है। तो ये दोनों ऑर्गेनल्स जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिल रहे हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी मिल रहे हैं, ठीक है। चलो अब डिटेल में करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अब देखते हैं डिटेल में।
तो जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उस बेसिस पर एक डेफिनेशन प्रोकैरियोटिक सेल का लिख सकते हैं, है ना। तो कैसे डिफाइन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को? प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, वैसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ओके, चलो लिख लो। The cell which lacks true nucleus and membrane bound organelles is called prokaryotic सेल। ओके, वैसे सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, वैसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो चलो अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टर्स के बारे में लिख लेते हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है, कौन कौन से नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल हैज, सबसे पहले मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल भी होता है, सेल वॉल एंड एन आउटर लेयर, एक आउटर लेयर भी होता है, outermost layer called glycocalyx। ओके, जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, it contains cytoplasm which is jelly like semi solid मैट्रिक्स, जेली के जैसा मैट्रिक्स होता है। ओके, और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड organelles are found in prokaryotic cell। जैसे कि लिख लो, इट लैक्स गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम,
ओके, नीचे से। चलो अब मेन है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, ले लो। ये देखो, it lacks true nucleus, ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं होता है, ये तो साफ हो गया। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है इसका? द डीएनए, अच्छा पहले डीएनए के बारे में लिख लो, इज सिंगल एंड सर्क्यूलर। इसका जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो सिंगल होता है, एक ही होता है, और सर्क्यूलर होता है। अब ये जो, अच्छा एक बात बता दूं, अच्छा पहले लिख लो, ये जो क्रोमोसोम है, डीएनए या फिर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम lies in the cytoplasm, the region in which क्रोमोसोम, ज़्यादा छोटा हो रहा है क्या, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, is found, is called, इस रीजन का क्या नाम है? इस रीजन का नाम है न्यूक्लियोइड, मीनिंग न्यूक्लियस लाइक, न्यूक्लियस के जैसा, नॉट ट्रू न्यूक्लियस। ओके, अब देखो एक और बात सुनो, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में जो जिनोमिक डीएनए है, जिसके बारे में भी बताया कि वो सर्कुलर होता है, उस जिनोमिक डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा जिनोमिक डीएनए भी होता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। मतलब जो नॉर्मल सारे प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए मिल रहा है, उसके अलावा भी एक डीएनए और होता है कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में। अब देखो, उस प्लाज्मिड में जो एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है, उसमें ऐसा कोई भी कैरेक्टर्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होता है जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल हो। ओके, वरना जिस प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड नहीं मिलता वो तो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, है ना। तो प्लाज्मिड्स में बेसिकली कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल को कोई यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो प्लाज्मिड के बारे में पहले लिखो। मैनी, अच्छा देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ना, बेसिकली इसका जो एग्जाम्पल देखा गया है वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जगह पर मैं बैक्टीरिया भी यूज कर सकती हूँ। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल circular DNA outside the genomic DNA. Which is called plasmid. ठीक है, तो प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड का काम क्या है?
कुछ यूनिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करना। जैसे कि एक कैरेक्टर है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होना। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होते हैं, उन पे एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता है। तो ये जो कैरेक्टर होता है ना वो प्लाज्मिड के ही थ्रू मिलता है। और ये प्लाज्मिड सब में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ये देख लो, प्लाज्मिड इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आया? तो चलो आज के इस चैप्टर में इतना ही, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में यूकैरियोटिक सेल डिटेल में देखेंगे, उसके बाद फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तब सारे ऑर्गेनेल्स को एक एक कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।